हेलो बच्चों, मती एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज हम बात कर रहे हैं फिर से क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? अभी 4 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं सारे पहले तो। ठीक है ना, आप थोड़ा ध्यान से करने हैं। इन अ कॉनिकल टैंक अ टैप इज कनेक्टेड एट द वर्टेक्स और एपेक्स। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ टैप एट द बॉटम। बॉटम पे टैप कनेक्टेड है एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से वाटर फ्लो हो रहा है। द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कॉनिकल टैंक इज 60 डिग्री। पता है कौन से एंगल की बात कर रहा है ये? अगर एक हम कोन बनाए इस तरीके से, ये हमारा कोन होता है, तो सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि ये ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है। ये सेमी वर्टिकल एंगल ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। आर की वैल्यू नहीं बताई, इन आर की टर्म्स में, यानी कि हमें आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखेंगे, देखो डायग्राम ये वाला आपके पास 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और हमें वॉल्यूम बोले। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमें आर की टर्म्स में निकालना है, यानी मेरे को किसी तरह ये एच अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो अपने आप आ जाएगा आर की टर्म्स में। ठीक है ना। अब देखो हम ये एंगल की हेल्प लेंगे। जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी कि ये रेडियस है आर, और जो एडजेसेंट साइड है वो बेस का रोल प्ले करेगी। और एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि आर, और बेस यानी कि हाइट। ठीक है ना। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो इज इक्वल्स टू r/h। ठीक है बच्चों, यहां से हमें क्या करना है? h की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r। तो h की वैल्यू आ जाएगी r/√3। ठीक है ना, इसको यहां पर पुट कर देंगे। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और r/√3। क्या होगा? सॉल्व होगा तो बस ऊपर क्यूब हो जाएगा, बाकी नीचे कंबाइन हो जाएगा। तो हो गया पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमने वॉल्यूम निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट पार्ट में? कह रहे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना है एट एन इंस्टेंट व्हेन आर इज इक्वल्स टू 2√2 सेंटीमीटर। आर की एक वैल्यू दे दी और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे। अभी हमने जो वॉल्यूम निकाला है इन टर्म्स ऑफ रेडियस वो ये है हमारे पास। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, तो टी हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा? dv/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 3 आगे आ जाएगा और हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज रखेंगे। इनटू में आर को भी हम करेंगे dr/dt। और मेरे को इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये dr/dt ही निकालना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, और आर की हमें एक वैल्यू दी हुई है वो, और dv/dt अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला होता है ना कि जो पानी है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है। देखो दिया होता है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है ना, इस रेट से पानी फ्लो कर रहा है। और क्योंकि पानी कम हो रहा है तो इस dv/dt को हम लेंगे नेगेटिव, यानी क्या लेंगे यहाँ पर? तो -2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह आर की वैल्यू यानी 2√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, और इनटू में है dr/dt जो हमें निकालना है। अब क्योंकि dr/dt निकालना है तो इसको यहीं रहने देते हैं और बाकी सब चेंज कर देते हैं उधर ले जाके। तो dr/dt किसके इक्वल आ जाएगा? -2√3 ऊपर चला गया और डिवाइड में आ गया पाई, और इसको अगर मैं स्क्वायर ओपन कर दूं तो क्या आएगा? 4 × 2 आएगा ये। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा dr/dt का? dr/dt का आंसर आएगा मेरे पास -√3 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये आ जाएगा। इसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में जरूर लिखेंगे, अदरवाइज मार्क कटेंगे। ठीक है ना, √3 डिवाइडेड बाय 4 पाई हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू, फिर से आर की वैल्यू दी हुई है, लेकिन इस बार चेंज ऑफ किसका निकालना है? सरफेस एरिया का निकालना है। ठीक है ना, लेकिन इसमें सरफेस एरिया कौन से लेना है ये ध्यान से देखना है। सरफेस एरिया हमें लेटरल वाला लेना है, या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं जिसको, लेटरल सरफेस एरिया लेना है। ठीक है ना, टोटल नहीं लेना है, यानी कि जो बेस का पाई आर स्क्वायर वाला एरिया है ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो साइड का एरिया है सिर्फ वही कवर होगा हमारे पास इसमें। ठीक है ना, वाटर डिक्रीज हो रहा है तो साइड के एरिया से ही हम निकाल सकते हैं। तो जो बॉटम का सर्कल का एरिया वो हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का? S इज इक्वल्स टू पाई आर एल, यानी कि स्लांट हाइट भी होती है। तो ये हमारे पास कौन था? एंगल में दिया होता 60 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, और ये हमारे पास होता है L, ये होता है H, और ये नीचे होता है R। तो ये L को भी मेरे को किसी तरह से अपने R की टर्म्स में निकालना है। तो बताओ ऐसा कौन सा रिलेशन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें हम ये एंगल यूज करें और L और R का रिलेशन आ जाए। L को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस और
एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके अंदर है, देखेंगे यही होता है ना, पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टेन। तो साइन के अंदर मेरे को दिख रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री लगाएंगे यहाँ पर। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आर और जो हाइपोटेन्यूज है वो हो गई एल। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है ना। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को एल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आर। तो एल इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2/√3 आ रही मेरे पास एल की वैल्यू आ गई, जिसको हम सरफेस एरिया में पुट करके डेरिवेट कर सकते हैं और ds/dt निकाल सकते हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू पाई आर और यहां आ जाएगा 2/√3r। सिंपल। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, ये 2πr² आ जाएगा ऊपर, 2πr² डिवाइडेड बाय √3। अब हम डेरिवेट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, ds/dt क्या आएगा, देखो 2 और √3 कांस्टेंट है, ऊपर से 2 नीचे आएगा तो हो गया 4πr √3 एज इट इज, और पावर 1 हो गई, और इनटू में dr/dt क्योंकि हमने t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया है, ठीक है। अब ds/dt निकालना है, इतना सॉल्व कर दिया। और ध्यान से देखो मेरे पास dr/dt ऑलरेडी इसके पिछले वाले पार्ट में निकला हुआ है, ऑलरेडी पिछले पार्ट में लिखा हुआ है। क्या था dr/dt, याद दिला देता हूं, माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 4π सेंटीमीटर पर सेकंड था हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पर पुट कर देंगे, 4πr डिवाइडेड बाय √3 इंटू में dr/dt कितना है, माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 4π, ठीक है। तो क्या वो देखो, √3 से √3 गया, 4π से हमारे पास 4π गया, तो ds/dt की वैल्यू क्या आ गई, और इन्होंने में r की वैल्यू भी दी हुई थी, ठीक है। तो माइनस का 2√2, ठीक है, माइनस का 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया ds/dt की वैल्यू। ध्यान दो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, और एरिया जो है हमेशा उसके अंदर स्क्वायर यूज होता है, ठीक है। तो ये आ गया ds/dt आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। अब हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि dh/dt, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। एट एन इंस्टेंट वेट द हाइट इज 4, हाइट की एक वैल्यू भी दी हुई है 4, और dh/dt निकालना है। तो देखेंगे कैसे करते हैं। अब क्योंकि हमें हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हमने हाइट और रेडियस का एक रिलेशन ऑलरेडी निकाला हुआ था। क्या निकाला हुआ था हमने रिलेशनशिप में, हमने निकाला था √3, ये निकाला था हमने, √3 इज इक्वल्स टू r/h, जिसकी हेल्प से हमने निकाला था h इज इक्वल्स टू r/√3, जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज भी किया है, ठीक है। इसी की हेल्प से करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा dh/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। अब ध्यान से ये कांस्टेंट है 1/√3 और सिर्फ r है, कोई पावर नहीं है, तो 1/√3 ही रहेगा, और r का डेरिवेशन आ जाएगा सीधा सीधा dr/dt, ठीक है। अब आपको dh/dt निकालना था और इन्होंने हाइट दी हुई थी 4, तो देखा जाए तो इसका कोई यूज नहीं हो रहा, क्योंकि h इसमें बचा ही नहीं है पुट करने के लिए। h अगर कहीं पे होता तो हम पुट कर देते, पर पुट करने के लिए कहीं बचा ही नहीं है, तो हम सिर्फ dr/dt की वैल्यू डाल देंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। असल में हम निकाल रहे हैं dh/dt एट h इज इक्वल्स टू 4, जो कि h पुट करने के लिए है ही नहीं, तो हम सीधा ऐसे ही लिख देंगे। इंटू में dr/dt फिर से कितना था, माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 4π, यही था ना जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है। बस हमारा क्या होगा, √3 से √3 गया, तो h जो एक सिंगल वैल्यू की बात हो रही है लेंथ की, तो आ गया 1 माइनस का 4π सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हाइट का जो रेट ऑफ चेंज है वो है -1/4π सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। देखो मैच करने के लिए बोल रहा है, तो पूरे इसमें हमारे पास मैट्रिसेस की जो डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज होगा, तो ध्यान से देखते जाएंगे एक एक पार्ट को। सबसे पहले कह रहा है इफ A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो देन 2A डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा। तो देखो ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कि 2A बोल रहा है ना, तो n मेरा बाहर आ जाता है। बेसिकली ऐसे होता है, k A का डिटरमिनेंट आपको बोला गया तो k की पावर n बाहर आ जाती है और अंदर होता है डिटरमिनेंट। ये n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 दिया हो तो n की जगह पावर आ जाती है। और एक और बात इसके अंदर जो यूज हो रही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्ड यूज कर रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 2A को ओपन किया 2 की पावर 3, क्योंकि ऑर्डर 3 था, और डिटरमिनेंट A की जगह वैल्यू पुट कर दी 1, तो 2 2 4 2 8, 8 इंटू 1 इज 8। तो किसके साथ आंसर ये मैच हो रहा है हमारा, तो फर्स्ट का आंसर जो 8 आया वो मैच कर रहा है हमारे फोर्थ ऑप्शन से, ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे क्या कह रहे हैं, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बोल रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो है किसके इक्वल होगा, फॉर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ऑफ A हमेशा 0 होता है। ऑड मतलब इसका एक ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर होगा तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अभी हमने फोर्थ किया था, तो फोर्थ हमारा A और इसके साथ कॉम्बिनेशन है, और इसका आंसर मैच कर रहा है B से। सी पार्ट देखते हैं, इफ A इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A दिया हुआ है, तो A का इनवर्स क्या होगा। तो देखो
तो ये हमारे सामने प्रॉपर्टी है कि A इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 8 है, तो A के इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, तो 1/8 हो गया। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 से, तो सामने सामने ये मैच कर रहा है। अब ऑब्वियसली डी का आंसर तो सेकंड ही होगा, लेकिन फिर भी आपको डी के अंदर पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं। तो देखो डी के कैसे करेंगे, डी को क्या दिया हुआ है हमें, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर सारी वैल्यूज है, बीच में एक दिया हुआ है 2 लैम्डा। ठीक है, उसके अलावा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो लैम्डा किसके इक्वल नहीं होगा, लैम्डा किसके इक्वल नहीं होगा ये बताना, इक्वल किसके होगा ये नहीं बताना, किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से इसने कहा है ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एक बात समझनी है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं होता उसका डिटर्मिनेंट। तो हमने करना क्या, इसके अंदर सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और वो 0 के इक्वल नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसने कहा है इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो उसी की हेल्प से हम देख लेंगे कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो 0 आ जाता है आंसर, वही हमारे लिए नॉट इक्वल होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, देखेंगे डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इसका। ये लिख दिया मैट्रिक्स मैंने, डिटरमिनेंट कैसे होगा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, 4 लिया ब्रैकेट ओपन, 4 का रो कॉलम छोड़ दिया, 6 4 24 माइनस 0, फिर यहाँ पर हम साइन चेंज करके लेते हैं, 2 लैम्डा ब्रैकेट ओपन, रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, 0 × 6 0 माइनस 5 2 10, लास्ट वाले नंबर का जो साइन है वही लेना है, -8 ब्रैकेट ओपन, रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, 0 × 0 0 माइनस 4 2 8। ठीक है, अब इसका आंसर जो भी आएगा मेरे को एक बात कंफर्म है कि 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इसको। 24 × 4 करना है पहले, 24 × 4 कितना हो गया, 4 4 16, 4 2 8 और एक 9, 96 हो गया, माइनस इसके साथ तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 20 लैम्डा। ठीक है, ये प्लस हो गया और उसके बाद ये -8 × 0 0 प्लस 64। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में हमने क्या बोला है कि 0 के इक्वल नहीं आएगा, बस इतना हमें पता है। 96 और 64 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 4 10, 9 1 10 एंड 6 16। ठीक है, 160 प्लस 20 लैम्डा इक्वल टू 0 ले लूं, नॉट इक्वल टू 0 है। अब लैम्डा की मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए, क्योंकि जिस लैम्डा की वैल्यू को पुट करके आंसर 0 आ रहा होगा वही हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 0 नहीं लाना। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो ये 160 है, ये 20 है, तो किसी तरह यहाँ पर अगर मैं माइनस का 160 ले आऊं, 20 लैम्डा को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं -160 में, तो लैम्डा की क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मेरे को उसके लिए, 160 डिवाइड बाई 20, तो ये लैम्डा कितना आ जाएगा सॉल्व करके, माइनस का 0 से 0 गया माइनस का 8। ठीक है ना, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं -8 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, पर मेरे को 0 नहीं लाना, तो यानी कि लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -8, शुड नॉट बी इक्वल टू -8। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, वही जो हमारा लेफ्ट आउट रह गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या कह रहा है, पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ये कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ध्यान से देखो, सिंपल x-1 है न्यूमरेटर में, वो तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा अगर डिनोमिनेटर में 0 ना आए, तो यानी कि जिस भी जगह पर ये डिनोमिनेटर x+4 और x+5 मेरा आ जाए 0, x-5 है सॉरी, x-5 आ जाए 0, वहां पर छोड़ के उसके अलावा सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो x+4 इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, x इक्वल टू -4, सिमिलरली x-5 इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, x इक्वल टू 5। तो दो ऐसे पॉइंट्स है -4, -5, जहां पर छोड़ के, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इन पॉइंट्स को छोड़ के इसके अलावा जितने ही पॉइंट्स होंगे सब जगह इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 2x 1 - cos 2x, लिमिट x अप्रोचिंग 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये मेरे पास क्वेश्चन है sin 2x विद इन ब्रैकेट्स 1 - cos 2x अपॉन 8x3। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है बेटा, वो होती है 1 - 2 sin square x। ठीक है, 1 - 2 sin square x, तो इधर से मेरे को चाहिए 1 - cos 2x, तो cos 2x उधर ले जाते हैं और 2 sin square x इधर लेके आ जाते हैं, प्लस का आएगा, -2 sin square x इज इक्वल्स टू 1 - cos 2x। ठीक है, तो यानी मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin 2x और यहाँ आ गया 2 sin square x। ठीक है, अपॉन में 8x3। तो ध्यान से इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, है ना, 2 को पहले लिख सकते हैं फ्रंट में, 2 sin 2x इंटू में sin square x और डिवाइडेड बाय 8x3 और लिमिट x अप्रोचिंग 0 है। ठीक है, x हमारा 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो 2 से नीचे का 8 कैंसिल हुआ, 4 रह गया, तो अगले स्टेप में क्या बचा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin 2x बचा है ऊपर और sin square x बचा है और डिवाइडेड में बचा है 4x3। ठीक है ना,
ठीक है, अब देखो यहां पे एक आइडेंटिटी यूज होती है हमारे पास कि अगर लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x है तो ये इसका आंसर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और यही मैं एंगल अगर दोनों जगह डबल कर दूं यानी कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 में बोल दूं कि sin 2x अपॉन 2x इक्वल टू 1 है ना, एंगल जो एंगल ऊपर है वही नीचे लेना है तो अपने आप आंसर सेम आ जाएगा। तो इन दोनों को यूज करके हम ये कह सकते हैं जैसे sin x अपॉन x का लिमिट x अप्रोचिंग 0 में आंसर 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि sin x इक्वल टू x होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये भी लिमिट x अप्रोचिंग 0 ही है इसलिए हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें तो sin 2x की जगह मैं क्या कर सकता हूं, इज इक्वल्स टू में 2x, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे। तो इस सारी वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर सकते हैं। यहां पर पुट कैसे करेंगे, देखो लिमिट x अप्रोचिंग 0 में sin x बाय x को 1 रखा था तो sin x की जगह x हो गया, तो लिमिट भी हट गया और sin 2x की जगह क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया सिर्फ, और sin स्क्वायर x की जगह क्या आ गया, हमने इक्वल टू x निकाला था ना, तो इज इक्वल्स टू में इनटू में आ गया x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4x क्यूब तो है ही पहले से। ठीक है ना, तो देखेंगे यहां पर भी क्यूब है पावर, ऊपर भी क्यूब है, तो पूरा x से कैंसिल हो गया सारा, 2/4 बचा, 2 1 2 2 2 4, तो यार फाइनल आंसर इज 1/2। ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर है इसका हमारे पास 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखेंगे क्या बोल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x। ठीक है ना, तो देखेंगे कैसे करते हैं। हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर आप अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा हमारे पास, जो ये e की पावर x है वो तो e की पावर x ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेज टू पावर x, और माइनस का ये जो e रेज टू पावर x था ये भी माइनस का e रेज टू पावर माइनस x ही रहेगा, लेकिन माइनस x को डेरिवेट करेंगे तो इनटू में -1, तो कहने का मतलब बीच में साइन चेंज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x का डेरिवेशन तो क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप अब लिमिट पुट कर देंगे तो e की पावर 0 और ये भी e की पावर -0 का कुछ मतलब नहीं होता, 0 ही होता है डिवाइडेड बाय 1, और इनकी पावर 0 का मतलब है 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 इज आंसर इज 2। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट का आंसर है 2। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। फोर्थ पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ f(x) इज इक्वल्स टू mod x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 1.5 से 3.5। इसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है सिर्फ, कहां पर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एज इंटीजर पॉइंट विद इंटरवल ऑफ दिस इज सिर्फ 2 और 3 पर, यानी कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। ये देखो वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो बेटा इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम लिखते हैं r वेक्टर इक्वल टू r0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स d वेक्टर, इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब ध्यान से जो r0 है ये क्या है, ये वाले वेक्टर की इक्वेशन होती है जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, तो 2, -3, 5 है, तो इससे हम अपना वेक्टर बना सकते हैं 2i कैप प्लस, नॉट प्लस, यहां पर माइनस आएगा, माइनस का 3j कैप क्योंकि 3 माइनस का दिया होता, प्लस 5k कैप। ठीक है ना, तो ये हमारे पास r0 वेक्टर आ गया, और d होता है हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि जिसके हम इक्वेशन निकाल रहे हैं जिस लाइन की, वो जिसके पैरेलल है। तो देखो दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, है ना, तो डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं इसको। ये हमारे पास सीधा दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, बस अब उठा के हमें पुट करना है, r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो देखो ये इक्वेशन यहां पर पुट करने के बाद मैंने दोबारा से लिख दी एक बारी, हमें इसको फाइनली i, j और k के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर इक्वेशन। तो देखो 2i और यहां पर दिख रहा है एक और i और साथ में लैम्डा है ना, तो 2 प्लस लैम्डा एक साथ हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा जब आप ओपन करेंगे तो, है ना, टाइम सेव करना है थोड़ा एग्जाम में, 2 प्लस लैम्डा i कैप और माइनस 3j और प्लस का 2 है और 2j के साथ लैम्डा भी है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगा के क्या लिखेंगे, 3 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा j कैप, है ना, लैम्डा अंदर जाएगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा ना, और जब कॉमन लेंगे तो j बाहर आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें 5 और -3 लैम्डा ही एक्चुअली में, जब लैम्डा अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 लैम्डा k कैप। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है उस वेक्टर इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट्स, सीधा अब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई आपको वेक्टर इक्वेशन डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया हुआ, 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, पासिंग थ्रू पॉइंट्स के लिए देखेंगे आपको डायरेक्शन वेक्टर निकालना है सबसे पहले। डायरेक्शन वेक्टर अब कैसे होगा, 2 पॉइंट्स है ना, तो हम सिंपल करेंगे x2 - x1 i कैप
y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो मैं सीधा वैल्यूज लिख रहा हूं, हम लिखेंगे 4 माइनस माइनस का 1 और ये हो गया i कैप, ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर निकल रहा है इससे, और प्लस 3 माइनस 5 j कैप और फिर प्लस का साइन, फिर माइनस 5 माइनस 2 k कैप। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 4 माइनस माइनस 1 प्लस हो गया तो 5 i कैप, और यहां पर आप देखेंगे तो माइनस का 2 आएगा, है ना, तो माइनस का 2 j कैप और ये आएगा माइनस का 7 माइनस 7 k कैप। तो ये डायरेक्शन वेक्टर आ गया मेरे पास। अब डायरेक्शन वेक्टर निकालने के बाद हमें जो इक्वेशन निकालनी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा था, ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। अब आर वेक्टर निकालना है और आर जीरो क्या होगा, आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट को हम लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का i कैप प्लस 5 j कैप, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो रहा है अभी ये, और प्लस का 2 k कैप, ठीक है, और प्लस लैम्डा डायरेक्शन वेक्टर अभी हमने निकाला है 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। अब सिमिलरली वही चीज करनी है कि हमें सारे i j और k को एक साथ मिक्स करना है और लैम्डा को भी ध्यान रखना है। तो माइनस का लैम्डा माइनस i कैप है और ये प्लस का 5 i है, लेकिन साथ में ध्यान से देखो लैम्डा भी है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 प्लस 5 लैम्डा i कैप, ठीक है, और प्लस 5j और ये माइनस का 2 लैम्डा है, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 2 लैम्डा j कैप, और तीसरा क्या है 2 है और यहां पर 7 है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 2 प्लस 7 लैम्डा k कैप। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है। दो लाइंस की आपको वेक्टर इक्वेशन दी हुई है इस बारी, और हमें इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखो ये दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं, फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू d1 डॉट d2 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय d1 का मैग्नीट्यूड इनटू d2 का मैग्नीट्यूड, और d1 d2 क्या है हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों के अंदर डायरेक्शन वेक्टर दिख रहा है आपको, ये जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ये मेरे पास हो गया d1, इसकी बात हो रही है, ये हो गया d1, और जो म्यू के साथ सेकंड वाले इक्वेशन में आ रहा है ये हमारे पास हो गया d2। ठीक है ना, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं क्योंकि d1 d2 डायरेक्ट है मेरे पास। d1 डॉट d2 कितना होगा, अब ध्यान से देखेंगे d1 डॉट d2 के लिए इन दोनों वेक्टर्स के जो डायरेक्शन d1 और d2 है इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी अगर हम वैसे बात करें तो x1 इंटू x2, फिर हम बात करेंगे प्लस y1 इंटू y2, अब जो y1 है वो माइनस का 3 है, माइनस का साइन का भी ध्यान रखना है, इंटू 1 और मल्टीप्लिकेशन में है ये, फिर प्लस अब 4 इंटू 1 है, 4 इंटू 1 यानी कि z1 इंटू z2। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ये हो गया 2 1 2 हो गया, माइनस का हो गया 3 और प्लस का हो गया 4। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। तो d1 डॉट d2 आ गया, d1 डॉट d2। अब d1 का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो d1 मेरे पास है, अब इसकी जो वैल्यूज है सारी उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। कैसे, प्लस करके 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, तो उससे d1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 ऊपर रूट, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 29 आ जाएगा। ठीक है, अब d2 का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। d2 का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, 1 का स्क्वायर फिर से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों वैल्यूज 1 है और पूरे के ऊपर रूट, तो यानी सीधा आ जाएगा रूट 3। ठीक है, दोनों आ गए। अब बस हमें इस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, यहाँ पर वैल्यू डाल दो। d1 डॉट d2 कितना था, 3, d1 का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 29, और d2 का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 3। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, cos थीटा के इक्वल है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय रूट 87। तो हमें थीटा निकालना है एंगल, तो हो जाएगा cos इनवर्स 3 बाय रूट 87, cos इनवर्स 3 बाय रूट 87। तो ये हमारे पास हो गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी हुई है लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है और पूछी है कि वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यूज दी हुई हैं, एक्चुअली में ये सारे नंबर जो है लैम्डा के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने जो पिछले पार्ट्स में वेक्टर इक्वेशंस निकाली है, हम उसके हिसाब से उसको अगर रिवर्स कैलकुलेशन करें तो देखो पहला वाला उठाते हैं पहले, लैम्डा इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो ये -2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा, -2 लैम्डा इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर जाके माइनस होगा ना, तो -3 -2 लैम्डा, ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले में से की हेल्प से y भी निकाल सकते हो। सेकंड वाले से y कितना आएगा, अगर आप जल्दी से कैलकुलेट करते हैं तो
3 लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और प्लस का 2 लैम्डा, यानी कि 2 प्लस 3 लैम्डा ये y की वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर आप z कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -5 उधर जाके प्लस हो गया और प्लस का 7 लैम्डा, है ना। और यही तीनों वैल्यूज के साथ मेरे पास i कैप, j कैप और k कैप लिखा होता है ना। ये रिवर्स कैलकुलेशन में आपको याद दिला रहा हूँ। तो अगर हम इसमें से डायरेक्शन वेक्टर को और r0 वाले वेक्टर को अलग अलग कर देंगे तो मेरे पास अपने आप ही इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो लिखते हैं जरा, r वेक्टर इक्वल टू r0 का वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर, ठीक है। तो देखो जो जो नंबर मेरे पास लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेफिनेटली उन सबको मैं लैम्डा कॉमन ले सकता हूं सब में से, है ना। तो लैम्डा से कॉमन लेने के बाद जो वेक्टर होता है अंदर वो क्या होता है, वही तो होता है डायरेक्शन वेक्टर। तो जो जो नंबर आपके पास लैम्डा के साथ लिखे हुए हैं उनकी हेल्प से आप डायरेक्शन वेक्टर लिख सकते हो। और r0 वेक्टर्स कौन से होंगे, जो बाकी के नंबर्स हैं, जैसे -3 है, 2 है और 5 है। क्या बोला मैंने, -3 i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 5 k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर कौन सा है, जो सारे लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, यानी कि माइनस का 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहां पर वेक्टर इक्वेशन आ गई इसकी। इसको आप चाहो तो फिर से लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या बनेगी, -3 - 2 लैम्डा i कैप, यहीं से उठा सकते हैं डायरेक्ट, देखो वही बन रही है ना, प्लस 2 + 3 लैम्डा j कैप और फिर उसके बाद प्लस 5 + 7 लैम्डा k कैप, ठीक है। तो ये आ गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। अब देखो इतना अगर आपको एग्जाम में इतना करने का टाइम नहीं है तो आप जल्दी से सोचना आपको, तो क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनसे मेरे पास डायरेक्शन वेक्टर आ जाता है और न्यूमरेटर में जो नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज करके अगर मैं निकालूं तो ये r0 वेक्टर आ जाता है। तो बस ये दोनों आ गए तो आप सीधा सीधा ही वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये वाला क्वेश्चन खत्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है। और 29 क्वेश्चन से आपका पैटर्न भी 6 मार्क्स हो गए हैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन वैसे 1 मार्क का ही है, बस टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन देखते हैं क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 डॉट dx। कैसे करेंगे बेटा, सीधा सीधा समझ आ रहा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस है, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह से ही होगा। और पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे को क्वाड्रेटिक दिख रही है, यानी कि मैं इसको किसके को लिख सकता हूं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेट करने से पहले। इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x - 2। अब मेरे को किसी तरह a और b फाइंड आउट करने हैं, तो उसके बाद हम सिंपल इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a और b फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे नीचे तो s - 1 इंटू x - 2 और ये x - 2 जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से, ठीक है ना। तो अगर आप इसके न्यूमरेटर से इसको कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, x इक्वल टू a x - 2 प्लस b x - 1 के। ओपन करते हैं, ये हो गया ax - 2a प्लस bx - b। अब जो x वाले टर्म्स उनको एक साथ रख देंगे और विदाउट x वालों को एक साथ, तो ax प्लस bx में से अगर मैं कॉमन ले लूँ x तो a प्लस b और बाहर आ गया x और माइनस का 2a और माइनस b हमने अलग कर दिया। तो अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस b मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, और माइनस 2a माइनस b जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, क्योंकि और कोई कोफिशिएंट तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर किया था हमने, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 है, माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0 है। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से, तो क्या आ जाएगी, हो जाएगी 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, ठीक है। नीचे वाली सेम रख रहे हैं, पता है ना एलिमिनेशन मेथड हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि ये दोनों सेम हो जाए और हम कट कर दें इसको, माइनस बी इक्वल टू 0। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2b प्लस 2 में से एक b गया तो सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा, और 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 2। तो देखो b हमारे पास 2 आ गया, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 2 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो a और b दोनों आ गए, बस अब आप इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a हमारे पास आ गया -1, तो -1 डिवाइडेड बाय x - 1 a की जगह पुट कर दिया, और b हमारा निकला है 2, तो इसके यहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, डॉट dx लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट डॉट dx, ठीक है। अब सिंपल फंक्शन हो गया, ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे फंक्शन आ गया, तो 1 अपॉन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन, पर ध्यान रखो माइनस भी है, माइनस x - 1, और यहाँ पर हो गया 2 तो है ही, लॉग का x - 2 हो गया और प्लस हो गया c। अब ध्यान दो, क्योंकि ये माइनस का साइन है हमारे पास यहाँ पर, तो क्या होगा, लॉग इसका पहले तो स्क्वायर कर देंगे, देखो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग x - 1 प्लस, क्योंकि लॉग 2 फ्रंट में लिखा हुआ है ना तो ऊपर चला जाएगा, x - 2 का
स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो क्योंकि ये माइनस का है तो ये यानी कि ये इसमें से माइनस हो रहा है, और माइनस के केस में क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ये लो माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1, तो क्या होता है माइनस के केस में जो वैल्यूज होती है, जो फंक्शन होता है लॉग के साथ, वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि लॉग ऑफ क्या बन जाएगा ये x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c। तो ये मेरे पास हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फिर से इंटीग्रेशन है। इस बार ये लिमिटेड लगा रहा है, देखो 1 से 2 तक की बात कर रहा है, लिमिटेड इंटीग्रल की वैल्यूज दी हुई है, dx इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखेंगे कैसे करते हैं, ये देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 तक रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट में 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे को लिमिट दी हुई है 1 से 2 है, तो देखो 1 और 2 और यहाँ पर 3 भी लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे एक डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है आई इज इक्वल्स टू, अगर आपको दिया हो a से b तक और ऊपर कोई फंक्शन हो fx, कोई भी फंक्शन जैसे हमारा रूट एक्स है, और डिवाइड में आपको वही फंक्शन कैसे दिया हो b प्लस a माइनस एक्स की फॉर्म में दिया हो, और साथ में फिर से वही फंक्शन दिया होगा, ये पूरी एक प्रॉपर एज इट इज प्रॉपर्टी है। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का, b माइनस a बाई 2। अब ध्यान दो क्या एक मैच कर रहा है, a और b है मेरे पास 1 एंड 2, और 1 प्लस 2 मिलकर बनता है 3, है ना। तो 3 माइनस एक्स का फंक्शन, और फंक्शन क्या है रूट एक्स, तो रूट लग गया ऊपर, और यानी कि ये आप पूरा देखेंगे पूरा एज इट इज मैच हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 बाई 2, और 2 माइनस 1 होता है 1, यानी 1 बाई 2 विच इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 1 बाई 2। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल पूछा हुआ है। ध्यान से इंटीग्रल है, बच्चे जल्दबाजी में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन करके आ जाते हैं। साइन इनवर्स का इंटीग्रल ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, हमें करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के केस में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। ठीक है, और 1 को मांग लेंगे हम अपना फर्स्ट फंक्शन, और साइन इनवर्स एक्स हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। ध्यान से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक छोटा सा रूल है कि आप सेकंड फंक्शन हमेशा उसको मानो जिसका इंटीग्रल करना पॉसिबल नहीं है, या जिसका इंटीग्रल का डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है, या फिर आप कर नहीं पा रहे जिसको, जो इजी वाला है उसको हमेशा हम फर्स्ट पे रखते हैं, और जो मुश्किल है या जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम सेकंड फंक्शन रखते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देखो, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का फंक्शन डॉट dx, फिर माइनस का साइन, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन, और विद इन ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को करते हैं डेरिवेट, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट dx, ब्रैकेट क्लोज, और पूरे का जो आंसर आएगा उसके साथ भी डॉट dx। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई करते हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, फर्स्ट का इंटीग्रेशन मतलब x डॉट, फर्स्ट हमारा फंक्शन था यहां पर 1। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का डेरिवेशन यानी कि साइन इनवर्स x को हम यहां पर करेंगे डेरिवेट। ठीक है, ऊपर डैश का मतलब डेरिवेटर, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, यानी फिर से इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डॉट dx, और पूरे के बाहर डॉट dx। ठीक है, देखेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं x साइन इनवर्स x, बस पहले लिख दिया है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, पहले अंदर सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेशन सीधा सीधा होता है 1 माइनस x, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन में पता ही है फिर से x होता है ना। अब इस पूरे का हमें करना है इंटीग्रल, जो ब्रैकेट में आंसर है। अब इस पूरे का इंटीग्रल करने के लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर आप ध्यान दो, अगर आप पूरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, तो डेरिवेट करने पर क्या आएगा, माइनस का 2x इज इक्वल्स टू, माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x डॉट dx इक्वल टू आएगा dt के इक्वल। ठीक है, माइनस का 2x डॉट dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो यहां से आप अगर x डॉट dx की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाती है, dt बाई 2, और माइनस का साइन भी लगा देते हैं, तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा x साइन इनवर्स x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर क्या होगा, ऊपर x दिख रहा है मेरे को, माइनस का साइन लगा दिया हमने, एक माइनस का क्या लगा दिया, साइन लगा दिया बाहर, या अभी अंदर ही लगाते हैं, चलो माइनस का साइन लगा दिया, x डॉट dx की जगह क्या लिखना है मेरे को, dt बाई 2, तो 1 बाई 2 आ गया यहाँ पर, और dx की जगह dt हो गया, और 1 बाय 1 माइनस एक्स को मैंने t लिया था ना, तो रूट के अंदर आ गया t। ठीक है, रूट के अंदर क्या आ गया मेरे पास, t आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, इसकी पावर है 1 बाई 2, तो उसको फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, x साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 यहाँ लिख देता हूँ बाहर, और माइनस का साइन था, हम इसको प्लस कर रहे हैं सीधा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ t की पावर में माइनस का 1 बाई 2, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, और डॉट dt है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं करी थी, सिर्फ फंक्शन मॉडिफाई कर रहे थे। तो क्या होगा, x साइन इनवर्स x
प्लस 1/2 और क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी, टी की पावर में हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, ये होता है ना इंटीग्रेशन में। और प्लस का सी को भूलना नहीं है आपको, सी जरूर लगता है इंटीग्रेशन में। अब क्या होगा, माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे तो पावर प्लस का 1/2 रह जाएगी, है ना, और नीचे भी पावर प्लस का 1/2 करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, देखो नीचे 1/2 का 2 ऊपर आ गया और यहाँ पर हो गया t की पावर में प्लस का 1/2, ठीक है ना, और प्लस c। तो बस अब हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, वैल्यूज रिप्लेस करके यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर दिया, प्लस t हमने किसको लिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिया था, है ना, तो रूट में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, x साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं कैसे करना है बेटा। क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट में, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू में ex डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। क्वेश्चन देखो देखने में थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा पर कुछ ऐसा नहीं है, देखेंगे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू ex। तो अगर मैं इस ex को यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है, देखो पहले फंक्शन मॉडिफाई करते हैं, पहले हम लिखते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं, x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अभी नहीं ले जा रहा है एक बार x को, पहले हमने e की पावर x में अभी लेके नहीं गया, पहले मैंने अंदर ही अलग अलग ओपन किया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है और बाहर लिखा हुआ है e की पावर में x। तो e की पावर x को अगर मैं अंदर ले तो क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन x हो गया माइनस, साथ के साथ ही इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो अब ये जो e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर है, हम सिर्फ और सिर्फ इससे डील कर रहे हैं, अभी सिर्फ इससे डील कर रहे हैं, इसको यहाँ पर वैल्यूज में पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर को हम डील करने जा रहे हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसमें से 1 बाय एक्स स्क्वायर को अलग लिख देते हैं थोड़ा सा करके, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और इंटीग्रेशन डॉट dx, ठीक है ना। अब फिर से जो हमने e की पावर x को क्या मान लिया, अपना सेकंड फंक्शन मान लिया, ये हो गया हमारे पास सेकंड फंक्शन, और 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। तो क्या फॉर्मूला था, फिर से लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का इंटीग्रेशन डॉट dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन विद इन ब्रैकेट्स में सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट dx और पूरे के बाहर डॉट dx, ठीक है ना। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब e की पावर x एज इट इज, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन में आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x का डेरिवेशन, अभी डैश लिख रहा हूं, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि फिर से 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी डॉट dx है और बाहर भी है डॉट dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप 1 बाय एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, देखो x की पावर होती है बेसिकली -2, है ना। तो अब क्या करेंगे, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और नीचे भी एक -1 यानी कि आगे साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का e की पावर x और ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम अगले स्टेप में थोड़ा सा भी चेंज कर लेंगे। ये तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको, माइनस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा आंसर, और इसका फिर से क्या हो जाएगा, सेम चीज है ना, तो यानी माइनस का साइन आ गया इनटू में x की पावर में -1, x की पावर में क्या आ गया, -1 आ गया, और डॉट dx है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये देखेंगे e की पावर, इसका मतलब क्या है, e की पावर x डिवाइडेड बाय x है ये, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बचा यहाँ पर, ये माइनस था, बाहर आके इसको साइन को प्लस कर देगा ये, और e की पावर x अपॉन में x है और डॉट dx है, ठीक है ना। तो ये हमने किसको सॉल्व किया बेसिकली। अब हम इसको दोबारा से आगे कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ से अलग किया था और हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया था e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर को। तो इसकी जगह में अब ये जो मेरा आंसर अभी तक निकला है, इसको मैं अगर पुट कर दूं तो देखो क्या होता है, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर क्या निकला था हमारे पास, माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय x, जो हमारे पास फाइनल आंसर निकला था वो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। देखो पहले तो ये एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में x डॉट dx माइनस, अब इसकी जगह जो हमारा आंसर निकला था वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। पहले देखो कैसे पुट करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले, देखें क्या आंसर आया था, माइनस e की पावर x, तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो प्लस हो गया समझ लीजिए, माइनस e की पावर x अपॉन में x, ठीक है, ये कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ये आंसर था माइनस e की पावर x अपॉन x, और फिर मेरा था यहाँ पर प्लस, जो कि प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, साइन चेंज हो गया, माइनस e की पावर x अपॉन में x डॉट dx। अब ध्यान से देखो ये जो पहले वाला टर्म है पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर आ गया e की पावर x अपॉन में x, और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हम प्लस c लगा देंगे और दैट विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे करना है।
देखेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1/16x² प्लस 25 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू, फिफ्थ पार्ट की बात हो रही है। ध्यान से देखते हैं इसको। अब देखो इसके रिलेटेड में एक जो मेरे को प्रॉपर्टी समझ आती है वो ये है, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल डॉट dx, ये किसके इक्वल होता है? इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/a tan इनवर्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, x/a प्लस सी। हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन पहले हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा तभी। अब देखो ये सिर्फ x² की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ तो 16 है ना, तो मेरे को x² को अगर अकेला करना है तो क्या करना पड़ेगा, 16 कॉमन ले सकते हैं। तो देखें कैसे करेंगे, 16 बाहर ले लिया, अंदर आ गया x² प्लस 25/16, ठीक है ना। अब हम इसको अपने मिलते जुलते क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्योंकि कांस्टेंट है 1/16, इसको अलग कर दिया। नीचे वाले टर्म को देखो हम कैसे लिख रहे हैं, x² प्लस 5/4 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो a की वैल्यू अगर हम अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो जो मेरा a है वो क्या आ गया, 5/4 आ गया, और x तो x² है ही, है ना। तो अब हम डायरेक्ट वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। 1/16 को लिखा रहने देते हैं साइड में, 1/16 को लिखा रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 1/a यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 5/4, और tan इनवर्स में x/a है यानी कि फिर से x डिवाइडेड बाय 5/4, इसको चेंज कर लेंगे भी अगले स्टेप में, और प्लस c, है ना। ये हमारे पास सीधा आंसर हो गया। तो अब क्या मॉडिफाई करना है, सिंपली 5/4 हो गया मेरा 4/5, ठीक है, और tan के साथ ये इनवर्स ऊपर, tan इनवर्स 4x/5, 4x/5 हो गया, और प्लस c। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 1 जा 4 4 जा, तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 1/20 tan इनवर्स 4x/5 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर है बेटा, किसका, फिफ्थ पार्ट का। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है, सिक्स्थ पार्ट में इंटीग्रल ऑफ π/4 से π/4 और tan x दिया हुआ है। अब देखो ये तो सीधा सीधा आप एक प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, और कोई इंटीग्रल a to a ही दिया हुआ है, ठीक है, और कोई भी फंक्शन अगर मैं यहाँ पर दिया हुआ है डॉट dx में, तो उसका आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद, वट एवर द फंक्शन इज, आप उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो फाइनल आंसर तो क्या आना है, 0 ही आना है। यहाँ पे भी देख लो आप tan π/4 करोगे ना, और tan π/4 का आंसर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू होती है 1, और आप अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट करोगे, 1 - 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा सिक्स पार्ट का आंसर क्या है, 0 है।